कौन सा? फर्स्ट रिकॉर्ड। मान लो हमारे पास एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, रिपोर्ट है, एडमिन, प्रोडक्ट और मल्टीपल हमारे पास डेटा है। सभी का डेटा स्टोर करने के लिए बिजनेस लॉजिक कनेक्ट करेगा, फिर इसके लिए वापस एक न्यू कनेक्शन क्रिएट करना, देन इसके बाद वापस से सेम प्रोसेस, ड्राइवर लोड करेंगे, कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे, इसके बाद प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट, डेटा सेट करेंगे, सेट करने के बाद फिर डेटाबेस में स्टोर होगा। इसके लिए स्टूडेंट के लिए आपने कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए? सपोज फर्स्ट में इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, फाइंड ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, जो भी है एक्सरसाइज है। हाँ, तो ये सारे ऑपरेशन नेसेसरी है किसके लिए? एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को गेट करने के लिए, फेच करने के लिए, या फिर अपडेट या डिलीट या इंसर्ट करने के लिए। तो सेम ऑपरेशन प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को इंसर्ट करो, प्रोडक्ट अपडेट, डिलीट और फाइंड, फेच, ये सारी ऑपरेशन इसके लिए भी सेम लॉजिक यहाँ भी सेम लिखी जा रही है, लॉजिक यहाँ भी सेम लिखी जा रही है। अगर 100 हमारे पास क्लासेस है तो 100 टाइम क्या हो रहा है, हमें सेम लॉजिक लिखनी पड़ रही है। इस कोड को हम क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट कोड, क्योंकि डुप्लीकेट कोड हमेशा आ रहा है ना। पूरे एप्लीकेशन में डुप्लीकेट कोड्स ज्यादा होते थे, जिससे एप्लीकेशन क्या होती थी? हैवी होती थी। और इधर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जितने भी हमारे पास सर्वलेट हैं, सर्वलेट को फर्स्ट web.xml में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। हाँ, web.xml में सर्वलेट मैपिंग, देन फिल्टर्स, इसको मैप करना, इसको लोड करना, इसके बाद इसके अंदर डू गेट, डू पोस्ट मेथड्स, इनको हैंडल करना। और जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो इंटरनली इसके कॉन्फ़िग सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, हैवी एप्लीकेशन, काफी हैवी एप्लीकेशंस तो सर्वलेट के केस में था। और ये सब कुछ स्क्रैच से डेवलपर को सब चीजें लिखनी पड़ती थी। तो एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, एक स्मॉल सा एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए ये सारे प्रोसेस करने पड़ते थे। कौन सा? कॉन्फ़िगरेशन, डेटा कनेक्शन, डेटाबेस से कनेक्टिविटी क्रिएट करना, डुप्लीकेट कोड, बॉयलर प्लेट कोड, काफी चीजें थी। जैसे फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अभी सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सी प्रॉब्लम है, स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मॉड्युलैरिटी नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको सब सिक्योरिटी के लिए बिजनेस लॉजिक लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट सपोर्ट का प्रॉब्लम है। तो इसलिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया सब चीजों को देखते हुए। इससे पहले इजेबी भी लॉन्च हुआ था, तो इजेबी के बारे में, इजेबी अब ओल्ड हो चुका है। इजेबी टेक्नोलॉजी काफी हैवी था, इसका सर्वर काफी हैवी सर्वर था। और इसको क्या किया जाता था? वेर फाइल को डिप्लॉय किया जाता था किसमें? ERR फाइल में, एंटरप्राइज आर्काइव फोल्डर क्रिएट करने होते थे, तब जाके वो सर्वर पे इंस्टॉल होते थे। तो उसके बारे में मैं आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क में शायद बताया स्टार्टिंग में, है ना, EJB के बारे में। क्यों EJB टेक्नोलॉजी? तो अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो बाद में सबको प्रॉब्लम को देखते हुए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या होता है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट? सेमी फिनिश्ड मीन्स आधा काम इन्होंने कंप्लीट करके दे दिया है, आधा काम आप डेवलपर को करना पड़ेगा। क्या क्या काम कर दिया उन्होंने? काफी चीजों को ध्यान में रखा। बोला कि जो JDBC आप स्क्रैच से यूज करते हैं, आप JDBC यूज न करके आप यूज करें हाइबरनेट, ठीक है। हाइबरनेट यूज करें, ठीक है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क बोला मैं हाइबरनेट यूज करता हूँ, लेकिन हाइबरनेट के साथ भी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें भी? अभी सारी चीजें जो है क्या करता है, क्वेरी, तो इसमें आपको जितने भी क्वेरी हैं, आपको क्वेरी लिखने का, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट में क्वेरी आपको इंसर्ट की जाती है,
तो ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट होता है टेक्स्ट, देन इसके बाद क्वेरी लिखी जाती है, क्वेरी आपको लिखना पड़ता है इसमें। तो चेंजेस इसमें काफी हाइबरनेट में प्रॉब्लम था, ठीक। तो इंट्रोड्यूस किया गया ORM, ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड, ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या बोलता है कि आपको यूज करना है डेटाबेस में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करना है तो आप ORM यूज कीजिए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो ORM फीचर में भी काफी प्रॉब्लम थे, बॉयलर प्लेट कोड का डुप्लीकेट्स कोड क्रिएट करते थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें प्रॉब्लम ये था कि क्वेरी जो होती थी, क्वेरी बाकी सब कुछ इसने क्या किया था, रिमूव करी। कनेक्शन बार बार किया जा रहा, तो बोले ठीक है कनेक्शन बार बार हो रहा तो एक काम करो, हाइबरनेट यूज करो, वन टाइम कनेक्शन, कनेक्शन कूलिंग प्रोवाइड किया जाएगा और आपको क्या किया जाएगा इसमें कुछ सेटअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि डायरेक्ट आप सेव और इंसर्ट करा सकते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम था इसके अंदर क्वेरी लिखने का, क्वेरी लिखने का प्रॉब्लम था। तो ORM ने बोला कि ठीक है आप एक काम कीजिए, ORM फीचर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो क्वेरी लैंग्वेज का, तो ORM इसके जो बॉयलर प्लेट कोड्स, इसके अंदर भी बॉयलर प्लेट कोड्स क्रिएट हो रहे थे मल्टीपल। देन इसने क्या किया, ORM ने इस बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव किया, बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव किया मीन्स डुप्लीकेट डेटा जो रिडंडेंट डेटा था इसको रिमूव किया। लेकिन फिर भी इसमें ORM में एक प्रॉब्लम थी कि क्वेरी आपको मैनुअली लिखनी पड़ेगी। तो देन स्प्रिंग ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि आपको क्वेरी भी लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग डेटा JPA। बाद में स्प्रिंग डेटा JPA इंट्रोड्यूस किया गया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या लेके आया, स्प्रिंग डेटा JPA। बोला कि आप स्प्रिंग डेटा JPA यूज करो, ना आपको कनेक्शन करने की चिंता, ना आपको ऑब्जेक्ट की चिंता है, आपको सिंगल मेथड कॉल करने पे क्वेरी ऑटोमेटिक लिखी जाएंगी, आपको क्वेरी भी नहीं लिखना है। तो यहाँ से सारी चीजें, ये एकदम रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से बनते बनते थोड़ा सा यहाँ बिल्ड किया गया, जो प्रॉब्लम थे इसको यहाँ सॉल्व किया गया, इसमें से जो प्रॉब्लम थे यहाँ इस स्प्रिंग डेटा JPA ने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। बोले कि अब आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, बोलना है कि सेव, तो डेटा सेव, बोलना है फाइंड ऑल, तो ऑल रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। बोलना है आपको फाइंड बाय नेम के बेस पे फाइंड करके देगा। बोलना है फाइंड बाय आईडी, ठीक है, फाइंड बाय आईडी, बस सिर्फ मेथड कॉल करने पर सारा काम होगा। डिलीट होगा, डिलीट बाय आईडी, ठीक है। तो इस तरह से काफी मेथड्स इन्होंने आपको प्री डिफाइंड बना के दिए स्प्रिंग डेटा JPA ने। तो डेवलपर को काफी इजी और काफी लाइट वेट लगा कि ये तो सिंपल है, सिंपल सेव बोलो, आपका कोई कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट पास करो, ये इंटरनली ऑल ऑब्जेक्ट्स को गेट करेगा और ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डेटाबेस में स्टोर करा देगा। तो सारा हेडेक किसका है, JPA का। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, हम क्या यूज करेंगे, स्प्रिंग डेटा JPA या ORM या हाइबरनेट या JDBC, बिल्कुल, जिससे एप्लीकेशन फास्ट बिल्ड हो, रियल टाइम में वही चीज चूज किया जाएगा ना। तो स्प्रिंग डेटा JPA इंट्रोड्यूस हुआ तो मार्केट में काफी पॉपुलर हो गया स्प्रिंग फ्रेमवर्क का पॉपुलर होने का सिर्फ रीजन एक ही नहीं है कि JPA है, इसके अलावा काफी चीजें हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास, जिसकी वजह से आज काफी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस आया है, काफी एडवांस लेवल पे चला गया है, हाई टेक्नोलॉजी में से
है, ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में कितनी प्रॉब्लम है, काफी प्रोग्रामर को लॉजिक लिखनी पड़ती है, इसका सर्विस कनेक्शन, बाकी सारी चीजें और हैंडल करनी पड़ती है मैन्युअली प्रोग्रामर को। कोई भी चीजें आपको हैंडल करना है तो सब कॉन्फ़िगर करना होता है प्रोग्रामर को, तो एक प्रॉब्लम आती थी। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, बोला कि ठीक है आप स्प्रिंग डेटा यूज कीजिए डेटाबेस से रिलेटेड। स्प्रिंग सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इसने दिया, बोला कि देखो आपको यूज करना है सिक्योरिटी, आपको कोई जरूरत नहीं है सिक्योरिटी के लॉजिक लिखने के लिए, आप स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल इसकी डिपेंडेंसी ऐड कीजिए, क्या होती है डिपेंडेंसी भी बता रहे हैं, ठीक है। pom.xml में इसको कॉन्फ़िगर करो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक सिक्योरिटी। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में MVC, स्प्रिंग MVC क्या होता है, स्प्रिंग MVC स्प्रिंग MVC जो लोग नहीं पढ़े हैं MVC आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम डेप्थ में सारी चीजें भी बताएंगे, ठीक है। तो इसने MVC मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, मॉडल मीन्स डेटा, व्यू मीन्स प्रेजेंटेशन, कंट्रोलर मीन्स का डिजाइन पैटर्न है। MVC डिजाइन पैटर्न है जो सर आपका आवाज डिले हो रहा है सर। सर आवाज प्रोवाइड किया है। ब्रेक होता है सर। हाँ हेलो सर, आवाज ब्रेक अभी भी ब्रेक हो रहा है, क्या बात कर रहा है? यस सर। अच्छा रुको 2 मिनट दो, मैं दूसरा हेडफोन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो अभी बोलो, अभी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। चलो ठीक है। सर स्क्रीन थोड़ा जूम कीजिए। स्क्रीन जूम करो, क्यों? यस सर, ये नहीं सर, वो दूसरी वाली। अच्छा स्क्रीन शेयर करें? हाँ स्क्रीन शेयर करके जूम कीजिए सर, थोड़ी जूम कीजिए सर। नहीं समझा क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। अच्छा स्क्रीन जूम करने के लिए ये काफी स्मॉल दिख रहा है क्या आपको? यस सर। नहीं सही दिख रहा है सर। बस सर। अच्छा तुम अपने अगर गूगल मीट से ज्वाइन किए हो तो एक काम करो, यहाँ पास देखो स्क्रीन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन कर लेना, ठीक है सर करते हैं। फिर भी नहीं दिखता है? सर ये वाला दिख रहा है, पिछला वाला ब्लर दिख रहा था। अच्छा ब्लर दिख रहा था, तो वो ब्लर दिखने का रीजन है नेटवर्क। और किसी का इशू बताया? सर अभी ठीक है। ठीक है सर अभी। अच्छा ये नाम दो, कौन है, नाम दो। आज फर्स्ट डे है आपका, नाम दो। हाँ सर यस। अच्छा तो आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे, बताएंगे क्या? यस सर, माय नेम इज नामदेव नरसिंह सुरवसे, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट लातूर। And currently I am pursuing in MCA. अच्छा Singapore Institute of Management, Vadagaon, Pune. Okay. That's it. Okay, fine.
कि मैं जान सकता हूँ कि आपको रेफरेंस किधर से मिला मेरा, यूट्यूब से या फिर? सर मैंने यूट्यूब पे देखा था लिंक, अच्छा वहाँ से लिया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया है आपको जावा के बारे में? हाँ सर, पता है। जावा बेसिक कोर जावा के क्या है, ये इसमें यस प्री यस यस, रिक्विजिट पता है। है सर। जावा एंड स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कोर मालूम है थोड़ा बहुत? हाँ सर, कोर जावा, जेडीबीसी सोल्जर, जेएसपी, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग अच्छा यूनिक्स, चलो पता है बढ़िया, सर। गुड। फिर ठीक है, आप देखें। यस सर। अच्छा ठीक है। तो मैंने अभी बताया क्या आपको? सॉरी। हाँ, लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है लेक्चर। यस सर। माइक ऑफ कर लें। सर एमवीसी का सर आपकी सर वॉल्यूम नहीं आई थी उस टाइम पे, थोड़ा वो बता। तो यहाँ सर्वलेट में काफी प्रॉब्लम थी। हाँ, माइक ऑफ करो सभी लोग। देखो इधर आओ वापस। स्प्रिंग डेटा जेपीए ने रिड्यूस किया किससे रिलेटेड? जेडीबीसी से। जो रॉ मटेरियल समझ रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से जहां से रॉ मटेरियल जनरेट होती है, तो वहां से स्क्रैच से सारी चीजें जेडीबीसी में बिल्ड की जाती थी। कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए हाइपरनेट में, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए ओआरएम फीचर में। देन जेपीए टोटली रिमूव कर दिया बॉयलर प्लेट कोड, कि आपका बॉयलर प्लेट कोड जनरेट नहीं होगा, मींस रिडंडेंट कोड नहीं हो, कोड जनरेट नहीं किया जाएगा अगर आप यूज करते हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो ये प्रोवाइड करेगा आपको मेथड्स, आपको मेथड्स के थ्रू सारी चीजों को हैंडल करनी है। ये खुद इंटरनली क्वेरी लिख देता है। सेव मीन्स इंसर्ट की क्वेरी, फाइंड ऑल मीन्स select all operation, select all records, find by name, select from by select from table and where clause जो लगाते हैं। तो ये सारा चीज इंटरनली ये सब खुद हैंडल करता है। तो कैसे है स्प्रिंग डेटा जेपीए, डेप्थ में पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा। इसमें मल्टी मॉड्यूल्स मीन्स टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, ऑल टेबल्स कैसे ज्वाइन होते हैं आपस में, ज्वाइन कैसे ज्वाइंस किए जाएंगे, और एप्लीकेशंस में क्या होता है कि इसको ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के हिसाब से भी, और रियल टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट पे काम होता है क्या है, इनिशियल स्टेज में लड़के, मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें क्रड ऑपरेशन जितना हमको आइडिया होता है, तो सोचते हैं कि अब मैं इस स्प्रिंग बूट पे काम करना सीख गया, अब मैं कंपनी में काम कर लूंगा। सिंपल क्रड ऑपरेशन, क्रड ऑपरेशन मालूम है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो थोड़ा बहुत एमबीसी, थोड़ा बहुत जेपीए पढ़ लिए। क्रड ऑपरेशन, एक डेटा इंसर्ट करा है, फेच करा है, डिस्प्ले करा दे, एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट डिजाइन कर लिया, बोला कि हाँ अब काम कर लेंगे, वो चला जाता है कंपनी में। अब कंपनी में जब देखता है तो सारी सीन क्या होती है, जस्ट अपोजिट। हाँ, सब सीन ही गड़बड़ में। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या आती है लड़कों को कि उन्होंने क्या किया है, क्रड ऑपरेशन बनाना सीखा है कि डेटा कैसे रीड करेंगे ब्राउजर से, कैसे स्टोर करेंगे, और डेटा को फेच कैसे करेंगे, रिमूव और डिलीट ऑपरेशन, एडिट ऑपरेशन। इससे काम नहीं होता है। रियल टाइम में कैसा काम होता है, रियल टाइम में सिंपल मैं बताता हूँ कि जैसे एक हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज है फॉर एग्जांपल, समझो मैं अभी आ रहा हूँ टॉपिक पे आ रहा हूँ, बस आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि क्रड ऑपरेशन से काम नहीं चलता है कंपनी में। जरूरी है लेकिन क्रड ऑपरेशन से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ये एक रजिस्ट्रेशन पेज है, जैसे कि आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो आपसे फिल कराया जाएगा, एंटर योर नेम, ईमेल आईडी एंड सेलेक्ट योर कोर्स। तो सिलेक्ट कोर्स पे जब क्लिक करना होगा तो आप यहाँ एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, राइट, एक ड्रॉप डाउन ऐसा सिंबल होगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज
एक पेज आपको बना बनाया आपको पेज दिया जाएगा, इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होता है। सही है, देखा है ना आपने कभी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन पे? इसमें क्या होता है, इसमें ऑल कोर्स की डिटेल्स मिलेंगी। कोर्स, ऑल कोर्स, कौन सा कोर्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस पर टिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद रजिस्टर्ड करेंगे। और ये डेटा, बताइए, जो डेटा यहाँ आपको मिल रहा है इस ड्रॉप डाउन में, ये डेटा एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है, कौन से टेबल में अवेलेबल है? ये अवेलेबल है कोर्स टेबल में, जिसको कौन सा कोर्स रनिंग है अभी, और उस कोर्स का फैकल्टी कौन है, टाइमिंग क्या है, बैच टाइमिंग, ये सारी चीजें एडमिन रजिस्टर्ड करता है। तो एडमिन के लिए भी एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यस, एडमिन का डेटा स्टोर होगा टेबल में, तो एडमिन का टेबल, और एडमिन को परमिशन है किसी भी टेबल क्या कर सकता है, कोई भी बैच टाइम या कोई भी कोर्स ऐड कर सकता है और रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो मान लो इसने कोर्स ऐड किया, न्यू कोर्स, तो वो कोर्स जब यहाँ ऐड करेगा तो ऑटोमेटिक इस टेबल में, टेबल की बात कर रहे हैं, इस टेबल में इसने कोर्स ऐड किया, स्प्रिंग बूट, न्यू स्प्रिंग बूट कोर्स ऐड किया, तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना स्क्रीन पे यहाँ कि स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो रहा है बैच, आप स्प्रिंग बूट के लिए रजिस्ट्रेशन करें। तो ये पेज किसका है, ये तो स्टूडेंट का है, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज, ये कौन सा कोर्स पेज। तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो स्टोर होगा, ये रजिस्ट्रेशन पेज, तो इसके टेबल में स्टोर होगा। यस, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कौन सा कोर्स परचेज किया है, उसका बैच टाइमिंग, ये सब स्टूडेंट में टेबल में स्टोर होगा। यहाँ समझ में आ रहा कि सिंगल टेबल पे काम नहीं होता है इंडस्ट्री में, एक से ज्यादा टेबल होते हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, मल्टीपल टेबल, इतने सारे टेबल होंगे। और कोई इस टेबल में क्या सिर्फ एक ही ड्रॉप डाउन होगा या मल्टीपल होंगे, वो बैच टाइमिंग भी बोलेगा कौन सा चूज करेंगे, वो बोलेगा फैकल्टी भी चूज करो कौन सा फैकल्टी, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, डिपेंड करता है आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे। तो यहाँ पास कितने टेबल्स होंगे, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, मल्टीपल टेबल्स। तो एक टेबल हो सकता है इससे ज्वाइन हो, और ये टेबल किसी और से ज्वाइन हो, ये टेबल ज्वाइन है किसी से। समझ में आ रहा है कितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक है यार? चलो, डरने की जरूरत नहीं है, आप आदिल आईटी में हैं, ठीक है, चिंता मत करो। तो सारी चीजें मैं स्क्रैच से, देखो मेरा जो लोग न्यू स्टूडेंट है उनको फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे पास, बता दे मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है। मैं कोई सब्जेक्टिव ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं आपको सब्जेक्ट कवर कराता हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता मैं। इंडस्ट्री में कैसे काम होते हैं, क्या सिनारियो है, कैसे आपको एनालाइज करना है चीजों को, कि मुझे टास्क मिला है तो मैं इसको कैसे बिल्ड करूंगा, वो एनालाइजेशन में सिखाता हूँ। चाहे आप मुझसे जावा पढ़ें, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ें, या फिर एडब्ल्यूएस पढ़ें, डेवऑप्स पढ़ें, या आप एंगुलर रिएक्ट पढ़ें, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं उससे, पावर बीआई पढ़ें, जो आपको पढ़ना है मैं साफ पढ़ाता हूँ। बट मेरा मेन कोर्स है, मेरा एम है कि आपको ट्रेंड करना कि कंपनी में आप काम कैसे करें। पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, आप पूरा गूगल पे जा सकते हैं, चैट जीपीटी ओपन कर सकते हैं, जहां से चाहे वहां आप पढ़िए, डॉक्यूमेंटेशन हर जगह अवेलेबल है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क पूरा टोटल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग बूट। और एंगुलर पढ़ रहे हैं तो एंगुलर पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, रिएक्ट प्रोवाइड करता है, सब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इंजेक्ट करता हूँ वो प्रोसेस कि कब किसकी रिक्वायरमेंट है और कितना आपको इनिशियल स्टेज में कवर करना है, और एक्सपीरियंस पर्सन को कितना पार्ट कवर करना है कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मेरा प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। स्लो मीन्स मैं डेप्थ में पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे को टॉपिक कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वन टाइम ही है। ये जो लर्निंग प्रोसेस आपका है सिर्फ वन टाइम, एक ही बार सीखना है, इसके बाद दोबारा कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कंपनी में अपने कॉलीग की हेल्प कर सकते हो, इतना एबिलिटी आपके अंदर होगा और इतना स्किल होगा आपके पास काम का।
ठीक है। तो कुछ लोग हमारे पास आते हैं स्टार्टिंग में जज करते हैं कि सर काफी स्लो पढ़ा रहे हैं, अभी तक तो इतने ही टॉपिक कवर किया, अभी तक तो इतना टॉपिक कवर किया। मैं पहले भी बता देता हूँ, मैं टॉपिक पे फोकस नहीं करता, मैं ट्रेनिंग पे फोकस करता हूँ। आप पूरा प्रॉपर ट्रेन करता हूँ कि आज आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे, कल दूसरे में जाओगे, फिर तीसरे में जाओगे, ठीक है। अगर मान लो एक इंस्टीट्यूट से पढ़ के आप निकले, सीधे कंपनी में गए, कंपनी के काम देख के वापस आ जाओगे, तो फिर जाओगे कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, बिल्कुल नहीं। ठीक, कोई पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम आप एक ही बार सीखिए, टाइम निकाल के सीखिए, लेकिन एक बार सीखो, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बेस्ट ट्रेनर हायर कीजिए अपने लिए, जो आपको प्रॉपर गाइड करता हो, सारी चीजों को ट्रेन करे, है ना। कोई भी बड़ी चीज नहीं है इंडस्ट्री में जॉब लेना या इंडस्ट्री में सरवाइव करना, कोई बड़ी चीज नहीं है। सब रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, वहां सेम चीजें हमेशा रिपीट होती है, बट वहां रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ कॉमन सेंस की। नॉलेज नहीं होगा चलेगा, नॉलेज हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन कॉमन सेंस मैंडेटरी है, ठीक है। सर स्प्रिंग सिक्योरिटी भी कराओगे ना, वो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछते हैं। अरे मैं सब कराऊंगा भाई, बताते रहो, पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कराऊंगा। स्प्रिंग सिक्योरिटी के चक्कर में क्यों लगे। स्प्रिंग सिक्योरिटी, JWT, ओपन ऑथ, ठीक है, आपका स्प्रिंग बैच, रेस्ट API, कंप्लीट रेस्टफुल सर्विसेज जिसको बोलते हैं, पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा। आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। पूरी कंप्लीट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, मोकीटो। अच्छा, आप लोगों को कोर्स डिस्क्रिप्शन नहीं, कोर्स कंटेंट नहीं पता इसलिए पूछ रहे हो ठीक है, चलो बता देंगे क्या क्या पढ़ाने वाला है, ठीक है मैं बता देता हूँ, ओरली बता रहा हूँ, सुनो। JPA कंप्लीट, JPA स्प्रिंग डेटा, JPA MVC सिक्योरिटी, और बैच API, बल्क डेटा लोडिंग, ठीक है, जिसको बैच API बोलते हैं, बल्क डेटा लोडिंग, एक्चुएटर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, हेल्थ चेकअप, ठीक है। और क्या बचा, स्वेगर क्या है, सोनार क्यूब, ये सब टूल्स हैं, कैसे आप अपने एप्लीकेशन को चेक करेंगे, ठीक है। सीनियर डेवलपर और एक्सपीरियंस डेवलपर में डिफरेंस क्या होता है, सीनियर डेवलपर कैसे कोड लिखता है, और जूनियर डेवलपर का कोड लिखने का तरीका, डिफरेंस। क्योंकि कभी भी आप के कोड को देख के कोई भी सीनियर या कोई भी TL मैनेजर जो भी कोड के देख के तुरंत बता देगा कि आप फ्रेशर हैं। कोड लिखने का तरीका एक एक्सपीरियंस डेवलपर का, सीनियर डेवलपर का काफी डिफरेंट होता है। जो आप मार्केट से यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, मैंने सब का तरीका देखा, सब जो कोड लिखते हैं सब जूनियर डेवलपर लिखते हैं। जूनियर डेवलपर किसी भी चीजों को उस लेवल तक नहीं सोच पाते हैं जो प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको सारी चीजें तरीका बताऊंगा कि आपके कोड का लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए, कैसे चीजों को सेट करेंगे। आप पढ़े सभी चीजें हैं, लेकिन आपको यूज नहीं मालूम है कि यूज कहाँ करना है। इनम आपने पढ़ा है, लेकिन इनम कैसे यूज करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट में। प्रॉपर्टीज पढ़ी है, लेकिन प्रॉपर्टीज यूज कैसे करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट में। कलेक्शंस पढ़े हैं, कलेक्शंस का यूज कैसे करना है, ठीक। जावा 8 फीचर भी पढ़ा है, लेकिन यूज कैसे करना है, सारी चीजें आप पढ़े हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कैसे यूज करना है, वो एनालाइजेशन पावर कैसे आएगी। क्या सिंपल एक CRUD ऑपरेशन बनाने से मिल जाएगा क्या? CRUD ऑपरेशन में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मॉड्यूल इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉड्यूल इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कभी भी कंपनी में मत जाइएगा। मॉड्यूल इंटीग्रेशन सबसे पहले सीखिए। मॉड्यूल इंटीग्रेशन मीन्स जैसे कि हमारे पास एक कोर्स मॉड्यूल है, एक स्टूडेंट मॉड्यूल है, तो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूल इंटीग्रेशन। तो सारी चीजें आपको स्क्रैच से समझना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, मेरे यहाँ टाइम लगता है, लेकिन जो चीजें मैं आपको इंजेक्ट करूंगा वो आपको हमेशा याद रहेगा कंपनी में जाने के बाद भी। और क्या बोलते हैं, अभी भी याद करोगे 2 दिन बाद, ठीक है चलो
किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है? न्यू गाइस, ओल्ड तो जानते ही हैं। कोई डाउट मेरे टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो, कोई भी क्वेरी होगी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो इधर, अब मैं आपको बेहतरीन ट्रिक और टेक्निक सारी चीजें बताता हूँ, ट्रिक एंड टेक्निक्स। देखो, तो स्प्रिंग डेटा जेपीए फर्स्ट कवर करना है, फर्स्ट नहीं कवर करना है स्प्रिंग डेटा जेपीए, सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे काम करता है, स्प्रिंग एमवीसी, ये सब स्प्रिंग के टॉपिक है जो काफी पावरफुल है, और ये सब आपको बॉयलर प्लेट कोड फ्री प्रोवाइड करते हैं, बॉयलर कोड फ्री कोड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 1 मिनट क्या है। तो क्या था, स्प्रिंग एमवीसी, बैच एपीआई, स्प्रिंग बैच वो ये आपको प्रोवाइड करता है बल्क डेटा लोडिंग। जैसे आपके पास एक पीडीएफ फाइल है या फिर वर्ड फाइल है या फिर एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल फाइल में 1 लाख रिकॉर्ड है, 1 लाख रिकॉर्ड है किसी बिजनेस का, उसको आपको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो क्या बताओ, एक सिंगल डेटा इंसर्ट करेंगे उस टाइम पे, एक डेटा इंसर्ट करेंगे? नहीं, बल्क डेटा लोडिंग इसको बोलते हैं, बल्क डेटा। तो स्प्रिंग बैच की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑल टू ऑल रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है चंक्स में। चंक्स बनाए जाते हैं कि वन टाइम में कितने डेटा लोड होंगे, इसके बाद सेकेंड टाइम में कितने डेटा लोड होंगे, तो इसको बोलते हैं बैचेस। चंक्स क्रिएट करके इसको लोड करते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो आपको बताएंगे। सेकेंड, इसके अंदर काफी चीज आती है, रिपोर्ट मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है, रिपोर्ट पे काम कैसे किया जाएगा, जैसे कि रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में रिपोर्ट बना, बार चार्ट, पाई चार्ट्स में बनाना, डेटा आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है एक्सेल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको स्प्रिंग प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा सारी चीजें। बट इधर आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक। तो स्प्रिंग बैच रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं, रेस्ट एपीआई का काम क्या है, ये सारी बताएंगे। रेस्ट आपको इसको बोल सकते हैं एसओए, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, एंड रेस्ट में, रेस्टफुल सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, उन दोनों को देखेंगे, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और रेस्ट। नेक्स्ट आता है इसमें स्प्रिंग से रिलेटेड अभी बता रहे हैं, और क्या बचा है, स्प्रिंग सिक्योरिटी, एओपी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया था स्प्रिंग मॉड्यूल में एमवीसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग एओपी एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये सब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के काफी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इतनी सारी फीचर होने के बाद, इतनी सारी फीचर होने के बावजूद भी लोग स्प्रिंग बूट क्यों यूज कर रहे हैं? इतना पावरफुल है सारी स्प्रिंग फ्रेमवर्क, देन स्प्रिंग बूट क्यों चूज कर रहे हैं लोग, क्या रीजन है, कोई बताएगा? स्प्रिंग बूट आप पढ़ने आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या सोच के आए हैं कि स्प्रिंग बूट पढ़ना चाहिए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क नहीं? क्या नाम है, नाम दे, आप बताओ, स्प्रिंग बूट क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या रीजन है, कोई आइडिया? Hello. हाँ बताओ। Because sir, less configuration you can provide the Spring Boot as per the Spring Linux. हाँ, और कोई बेनिफिट्स?
Spring Boot, you can manage the RESTful web services. Uh, uh, because Spring MVC always manage, but it is a various task. It is a tedious task. You can Spring MVC allow in a controller, but Spring MVC but Spring Boot allow it a REST controller. Okay. Yes. And it will also allow distributed management systems, Yes. and it will control the versions, jars versions. It will manage the dependencies. Okay. But so many features are there in Spring Boot. Okay. First, we have to learn. सबसे पहले हमें क्या देखना है, सुन। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में सारे पावरफुल फीचर्स हैं, बस बट प्रॉब्लम है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का क्या, देखते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है कि स्प्रिंग बूट लो में पड़े। ठीक है, सपोज मान लो ये एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मैं इस एप्लीकेशन को लिखने जा रहा हूं। हमारे पास एक क्लास ए एंड क्लास बी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क समझो। ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मैंने बोला मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए, एंड वी हैव वन कंट्रोलर which is IOC controller, IOC container, sorry, controller, IOC container. What is the role of IOC container? It will create the Spring Beans and coordinate the objects, bean objects, right? स्प्रिंग IOC कंटेनर ये हमारे पास, और ये है, और लाइक इसके पास है इंट फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ इंट आई एक वेरिएबल है ना। ठीक है, क्या पोजो क्लास, पोजो मालूम है सभी को? क्या पोजो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, क्या पोजो क्लास टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर सकता है? कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं, पोजो क्लास कोई भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करता है। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल क्लास है। तो स्प्रिंग आईओसी एक डिजाइन प्रिंसिपल है। इसने क्या बोला कि ठीक है, आप हमें प्रोवाइड करो पोजो क्लास जो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट है, मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा स्प्रिंग बीन में, क्योंकि स्प्रिंग बीन सपोर्ट करता है आपका टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स। स्प्रिंग बीन कोई टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, तो आईओसी कंटेनर हेल्प कर रहा है किसका? इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। बट क्या ये खुद से आईओसी कंटेनर को मालूम चल जाएगा कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? अपनी क्लास में प्रोजेक्ट में आपने मेंशन किया क्लास ए, क्या इसको मालूम होगा? नहीं, फिर मालूम हो जाएगा डायरेक्ट। इसके लिए क्या करना होगा आपको? कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी होगी। क्या? कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी होगी। कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप से स्प्रिंग फ्रेमवर्क को प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या कौन कौन सा अप्रोच है कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग आईओसी कंटेनर को? बोलो। XML based, XML and annotation, ठीक है, और annotation and Java configuration, Java based configuration, Java based configuration।
थ्री अप्रोचेस हैं। कौन कौन से हैं? एक्सएमएल बेस्ड, जावा बेस्ड एंड एनोटेशन। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है आपका एक्सएमएल, सपोज एनोटेशन है। तो जावा बेस्ड और एक्सएमएल बेस्ड। तो सपोज मान लो मैंने इसको पास किया एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? सपोज मान लो बीन्स क्रिएट करना है, एक फॉर एग्जांपल बीन्स के अंदर बीन और बीन्स, ठीक है। क्लास इक्वल टू क्लास का नेम AIT.com प्रोडक्ट हमका क्लास अवेलेबल होगा। ये कॉन्फ़िगर और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अगर आप यूज कर रहे हैं मैनुअल वायरिंग, तो मैनुअल वायरिंग मीन्स क्या बोलते हैं? इंजेक्शन के लिए आपको प्रॉपर्टी, सेटर इंजेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रॉपर्टी टाइप यहाँ इंजेक्ट किया जाएगा क्या? इसका सेटर इंजेक्शन लाइक नेम और उस वेरिएबल का नेम, और फिलहाल के लिए ले लिया आई और वैल्यू और दे दिए इसमें कुछ भी लाइक 10 20 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ आपको क्या समझ में आया कि एक क्लास है, क्लास ए, जिसको IOC कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, बट इसको बताना होता है IOC कंटेनर को कि हे IOC कंटेनर आप क्या काम करो। यार ये क्यों नहीं जा रहा? हाँ ठीक है, इसको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी होती है किससे? हाँ इसके। तो फर्स्ट इनपुट देना है आपको क्लास, सेकेंड इनपुट देना है कॉन्फ़िगरेशन, तब जाके ये क्या करेगा? आपका बीन क्रिएट करता है किसके अंदर? IOC कंटेनर के अंदर, ठीक है। क्या IOC कंटेनर ऑटोमेटिक खुद रन होता है या आपको ऐसी कंटेनर क्रिएट करना पड़ता है? आपके प्रोजेक्ट में कॉल करना होता है? नहीं, कभी भी ये नहीं होता। तो मेन मेथड आपको याद होगा, मेन मेथड में आप लिखते हैं IOC कंटेनर कॉल करते हैं, कंटेनर को कॉल करते हैं। क्या है कंटेनर? कौन सा कंटेनर? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, हाँ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। न्यू क्लास पाथ XML, क्लास पाथ XML कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यही है। और इसको आपको प्रोवाइड करनी होती है बीन मीन्स bean.xml फाइल्स, bean.xml फाइल। तो ये XML फाइल को लोड करता है, देन इसके बाद कंटेनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और IOC कंटेनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंटेनर पॉइंट किया जाएगा, उसमें डिसाइड किया जाएगा आपका टाइप कौन सा है, बीन स्कोप क्या आपने सेट किया है। अगर आपने सिंगलटन स्कोप सेट किया है, मींस बाय डिफॉल्ट सिंगलटन स्कोप है, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, या फिर प्रोटोटाइप दिया है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिक्वेस्ट के बेस पे क्रिएट करेगा। तो यहाँ डेवलपर को क्या काम करने पड़ रहे हैं? फर्स्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन, जो है कॉन्फ़िगर कि कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डेवलपर को बताना हो रहा। IOC कंटेनर को स्टार्ट भी करना है तो इसको डेवलपर को ही कॉन्फ़िगर करने पड़ रहे हैं, डेवलपर को ही इसका हेडेक लेना पड़ रहा है इसमें। और इस का जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी ये इंटरनली
डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी डेवलपर को ही इंजेक्ट कराने होते हैं। या तो अगर ऑटोवेर यूज कर रहे हैं तो अब में ये क्या होगा, फिर ऑटोवेरिंग इंजेक्ट किया जाएगा डेटा इसके अंदर। इसके अंदर डिपेंडेंसी है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट कराना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑटोवेरिंग। तो इसको बोलते हैं मैनुअल वायरिंग, जिसको मैनुअल वायरिंग हम यूज करते हैं सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन या फील्ड इंजेक्शन। तो फील्ड इंजेक्शन काफी डेंजरस होता है, मीन्स रिकमेंड नहीं किया जाता है। डेंजरस क्या होता है कि फील्ड इंजेक्शन में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन ये फील्ड इंजेक्शन, आप रिफ्लेक्शन एपीआई में मैंने आप लोगों को बताया था, फील्ड इंजेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर देता है, इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता है कि फील्ड इंजेक्शन को अलाउ करें। याद है रिफ्लेक्शन एपीआई पढ़े हो ना जावा में? हेलो, हाँ, तो उसमें मैंने बताया था ना कि प्राइवेट डेटा को भी हम एक्सेस कर रहे हैं, किससे? फील्ड से, फील्ड इंजेक्शन के थ्रू। तो इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता है इसमें कि आप फील्ड इंजेक्शन ट्राई करें, क्योंकि वो टोटल क्या करेगा, अलाउ कर देगा। तो फिर क्या फायदा, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर देगा। कोई फायदा है एनकैप्सुलेट करने का? हाँ, कोई फायदा नहीं है ना। एनकैप्सुलेशन बोलता है कि आपका प्राइवेट वेरिएबल प्राइवेट होने चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्शन एपीआई बोलते हैं मैं नहीं पहचानता वो प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर लेगा, है समझ में? तो इसलिए फील्ड इंजेक्शन जो है रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो बचा आपका दो इंजेक्शन, कौन कौन से इंजेक्शन? सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। इन दोनों में कौन सा बेस्ट है, कौन सा रियल टाइम में यूज करना चाहिए? तो इसमें भी अच्छा एक सेकंड, हेलो, हाँ, गुड इवनिंग गाइस। हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, तो क्या ये सब काफी प्रॉब्लम थे। अभी कौन सा रियल टाइम में यूज करना है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन या सेटर इंजेक्शन चला रही है? अगर हमारे पास वन ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन एंड इंजेक्शन प्रोसेस डेवलपर को हैंडल करना है। इसी तरह से मान लो मेरे पास 10 या 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कितने टाइम हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? वन ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट, सभी को कॉन्फ़िगरेशन, और कितना टाइम वेस्ट होगा इसमें सबको कॉन्फ़िगर करना, कौन सा इसमें सारी चीजों को देखना, कौन सा इंजेक्शन किसके अंदर इंजेक्ट कराना है, वो सब चीजें आपको मैनुअली हैंडल करना है। तो एक एक्सएमएल फाइल को रियल टाइम में काफी हैंडल करना काफी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। काफी डेवलपर टाइम वेस्ट करते हैं किसमें, इसमें, इस प्रोसेस में। कौन सा? एक्सएमएल के केस में। तो एक्सएमएल के केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इतना लेंदी कोड का प्रॉब्लम है ना, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। काम तो वही कर रहा सेम, यस, काम सेम कर रहा है, बट कोड का प्रॉब्लम। तो इसने बोला स्प्रिंग फ्रेमवर्क से, हे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एक्सएमएल हमारे लिए काफी डेंजरस है। कौन? डेवलपर बोलते हैं। तो जावा बेस्ड एनोटेशन, तो जावा बेस्ड एनोटेशन में हम गए, जावा बेस्ड एनोटेशन। आपको कुछ नहीं, सिंपल, जिस तरह से एक्सएमएल फाइल बनाई गई है, आप उसी तरह से आप एक क्लास बना लें। क्या बनाना? जिस तरह से फाइल बनाई गई है
उसी तरह से आप एक क्लास क्रिएट कर लें और इस क्लास को आईओसी कंटेनर को बता दें कि हे कंटेनर, ये हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, मैं जिसे भी बोलूंगा आप क्या करेंगे, इस फाइल को लोड करेंगे, मैं जिसे भी बोलूंगा उसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आईओसी कंटेनर को कैसे मालूम होगा? तो आईओसी कंटेनर को बताने के लिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, आपको इसके अंदर जितने भी बीन्स हैं, जितने भी बोले, ठीक है, तो कैसे बताएंगे? इसके लिए आप एक एनोटेशन दिया गया, कॉन्फ़िगरेशन @ कॉन्फ़िगरेशन एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये बताता है किसको? आईओसी कंटेनर को। तो ये हमारा आईओसी कंटेनर है और आईओसी कंटेनर के पास अगर ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट अगर जाता है कि हे आईओसी कंटेनर मेरा बीन्स क्रिएट करो, मीन्स स्प्रिंग बीन क्रिएट करो, ये क्या है? एक सिंपल पोजो, ठीक है, ये सिंपल क्या है? पोजो क्लास है। बीन क्रिएट करने के लिए किसके पास गया? आईओसी के पास। तो आईओसी क्या बोलेगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मैं आपका बीन नहीं क्रिएट कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए या तो एक्सएमएल फाइल या तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो बोलेगा ठीक है बॉस, आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल से बात कर लो, मैंने क्या है इस फाइल को बता रखा है, तो बता रखा है किसको? कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। तो इसके अंदर एक क्लास है, क्लास होगा, क्लास के अंदर मेथड्स बनेंगे, जो भी मान लो ये पोजो क्लास प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट गेट प्रोड नाम का मेथड है, ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न करेगा न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। बट फिर भी बोलेगा कि जब आपने इसमें लिख भी दिया है तो भी मैं आपका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करूंगा। बोलेगा अरे अब क्या प्रॉब्लम हुई, मैंने तो मेंशन कर दिया ना कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। बोले कि ऐसे कंटेनर बोलेगा कि नहीं, मेरा रूल है कि आप उस पे @bean एनोटेशन अप्लाई करें, जब तक @bean एनोटेशन अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मैं आपका स्प्रिंग बीन नहीं क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट है @configuration फाइल, ये आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है, आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करने के लिए कि आप इन सभी जहां भी @bean एनोटेशन जिस मेथड पे अप्लाई किए गए हैं उनके ऑब्जेक्ट, तो ये प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही मिलता है तो स्प्रिंग बीन इसका क्रिएट किया जाएगा, किसका? प्रोडक्ट का, क्या? स्प्रिंग बीन। तो ये प्रोसेस है किसका? जावा बेस्ड एनोटेशन का। तो जावा बेस्ड एनोटेशन का बोले कि ठीक है, करना होगा ये इंजेक्ट करेंगे, तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, जो भी इसके वेरिएबल्स हैं, जो भी इसके प्रॉपर्टीज है, उसमें डेटा सेट करें मैनुअली सब कुछ। ठीक है, मान लो 20 क्लास है तो 20 क्लास, तो 20 टाइम्स आपको 20 टाइम्स आपको बीन क्रिएट इनको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो फिर से एक हैवी क्लास बन गया, हाँ, जिसको डेवलपर को इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए कितना लेंदी प्रोसेस। एक तो एक्सएमएल से प्रॉब्लम छूटा, तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन ने अटैक कर दिया। अब जावा बेस्ड एनोटेशन से अगर बचना चाहते हैं तो अब आपको यूज करना होगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने इंट्रोड्यूस किया बाद में, मार्केट में जब देखा इतनी प्रॉब्लम है कॉन्फ़िगरेशन का, सारे डेवलपर परेशान है कॉन्फ़िगरेशन से, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसने इंट्रोड्यूस किया एक प्रोजेक्ट। क्या इंट्रोड्यूस किया?
डेवलपर एक ये प्रोजेक्ट का बोला कि है डेवलपर, अगर आपको इन सभी से प्रॉब्लम, जो कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रॉब्लम है, इनसे बचना चाहते हैं, अपना टाइप सेव करना चाहते हैं, तो आप मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट को यूज कर लें। तो डेवलपर काफी खुश, बोले बिल्कुल यार, कॉन्फ़िगरेशन अगर बना बनाए मिल जाए तो हमारी तो टेंशन ही खत्म। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिया। कौन? सीनियर डेवलपर्स मान लो उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिया, बोला आप अपने प्रोजेक्ट में इंजेक्ट कर दें। अरे कैसे हम प्रोजेक्ट में इंजेक्ट करें? हाँ, ये कोई क्लास है क्या? ये क्लास ए, हाँ, क्लास ए और एक क्लास ए है और इंजेक्ट कर लो हमारे पास क्लास बी, एक्सटेंड कर लो क्लास ए को। हाँ, ये कोई क्लास है क्या? बोले नहीं, ये क्लास नहीं है, प्रोजेक्ट है। तो आपको मालूम है प्रोजेक्ट को इंजेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? एक प्रोजेक्ट को इंजेक्ट करने के लिए मैवन के पास जाओ। मैवन के पास क्या है? इसकी डिपेंडेंसीज है। तो प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया और इसका सोर्स, इसकी फाइल्स, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई। तो कैसे? अभी आपके पास क्लास है, एक प्रोजेक्ट यूज करना है, दूसरे प्रोजेक्ट में तो क्या करोगे? उसका जार या वैर क्रिएट करोगे, यस या नो? हाँ, अरे प्रोजेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया और ये प्रोजेक्ट का बेनिफिट कोई दूसरा लेना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? उसको अपनी डॉट क्लास फाइल बना के देंगे, वो आपके डॉट क्लास फाइल से यूज करेगा। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? जार या वैर। हाँ, जार फाइल बना के आप दे सकते हैं। तो जार फाइल तो इन्होंने क्या किया, जार फाइल बना के हमने प्रोवाइड किया। तो जब ये डेवलपर काम कर रहे होते तो उन्हें सबसे पहला चीज ध्यान आया कि कॉन्फ़िगरेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कॉन्फ़िगरेशन को रिजॉल्व करो। सेकंड इन्होंने देखा कि डेटाबेस कनेक्शन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, काफी चीजों को उन्होंने एनालाइज किया। काफी जार्स इन लोग को ऐड करना होता है, डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है। ठीक है, डिपेंडेंसीज हर चीज की जाए मेवन पे सर्च करो, डिपेंडेंसी ऐड करो। तो एक काम करना हो, करनी होती है, तो मल्टीपल जॉब। तो काफी चीजों को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद बोला कि आप सिंपली इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर लो, अपने प्रोजेक्ट में। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट है AIT.com। बट कैसे इंजेक्ट करेंगे? बोले कि देखो, कुछ मैं रूल बता रहा हूं। सिंपल, आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो, मैवन प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और वहां कॉन्फ़िगर करो अपनी प्रोजेक्ट को। तो मैवन प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है pom.xml, है pom.xml फाइल, याद है pom.xml फाइल यार? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल नाम ही है ना, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट जी मॉडल। सर। तो ये प्रोजेक्ट का सारी इंफॉर्मेशन लगता है। तो इसकी, हाँ, तो ये pom.xml ये आपको हेल्प करेगा सर्वर से सारे जार्स को लोड करके इंजेक्ट कराना आपके मैवन फोल्डर के अंदर, मैवन डायरेक्टरी। तो मैवन क्या है? बिल्ड टूल है, ये आपके एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा और जो भी इंपॉर्टेंट जार्स हैं वो आपके लिए सर्वर से लोड करके इंजेक्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट में। दूसरा, अब हमें चाहिए जार्स, ये भी एक प्रकार का एक प्रोजेक्ट है जार। तो जब एक प्रोजेक्ट, एक सिंपल जार और ये एग्जीक्यूटेबल जार बोल सकते हैं, या फिर इसको
एक प्रोजेक्ट बोलिए अभी, फिर आगे भी बताएंगे आपको जैसे, ठीक। एक प्रोजेक्ट एग्जाम्पल में, ठीक, एक फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच अभी बता रहा हूँ। फर्स्ट अप्रोच ऐड किया तो इसका जो भी सेटअप है, इसका जो भी सेटअप, इस तरह से आप भी अपना प्रोजेक्ट बनाकर अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे ऐड करोगे, आपके पास 2 प्रोजेक्ट है या 3 प्रोजेक्ट है, वो दोनों प्रोजेक्ट को आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हो, इसके फीचर्स यूज करना चाहते हो, तो कैसे यूज करोगे पूरा सेटअप बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। तो फर्स्ट आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सारे सिनारी बता रहा हूँ। तो pom.xml मैवन आपको बोलता है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, डिपेंडेंसीज, उसके अंदर प्लगइन्स के अंदर आप प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दीजिए और उसको लोड कर दीजिए। तो यहाँ पास कैसे लोड किया जाएगा, क्या क्या सेटअप होंगे वो आपको बताएंगे। तो इन्होंने बोला सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है किसके, इसके प्रोजेक्ट्स को। अरे तो EIT.com ने क्या किया, जैसे इन्होंने बताया था कर लिया, किसके थ्रू, मैवन के थ्रू, मैवन टूल, मैवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की हेल्प से हमने इस प्रोजेक्ट को इंजेक्ट किया AIT.com में। तो AIT.com के लिए बताओ, AIT.com को जो भी काम करना है तो वो मान लो इस IOC कंटेनर से बोलना है कि हे IOC कंटेनर, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका बीन क्रिएट करो। तो बताओ, जिस तरह से क्लास A के पास i वेरिएबल है, अब मुझे i वेरिएबल को इसके डेटा को एक्सेस करना है, तो क्या मुझे i वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा या i वेरिएबल कॉल करना पड़ेगा, बोलो क्लास B में, सिंपल कॉल करेंगे कि ये काम कर दो। अब प्रॉब्लम और हेडेक किसका है, इसके पेरेंट क्लास का, कि है पेरेंट क्लास, आपको जिससे कांटेक्ट करना है, जो सर्विसेज यूज करना है आप यूज करो, बट हम मुझसे मतलब नहीं, मुझे तो चाहिए इसका डेटा। तो इसी तरह से ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हेल्प करने आया आपका कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस, सर्वर, जार्स, तो ये आप उसको बोलोगे कि मुझे इसका बीन चाहिए, तो आप बीन दोगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन हैंडल करेगा, आपकी सुपर प्रोजेक्ट, पेरेंट प्रोजेक्ट। तो ये बीन्स, ये आपसे क्या लेगा, प्रोजो क्लास, ये रिटर्न करेगा आपको स्प्रिंग बीन, किसकी हेल्प से, इस प्रोजेक्ट मैनेज, ये प्रोजेक्ट की हेल्प से। ये प्रोजेक्ट इंटरनली कनेक्ट करता है IOC कंटेनर से। तो ये प्रोजेक्ट इंटरनली कॉल करता है, इस IOC कंटेनर को रन करता है। अब बताइए, आपको रन करने की जरूरत है क्या AIT.com जो है प्रोजेक्ट, क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कॉल करेगा, प्रोजेक्ट, जो पेरेंट प्रोजेक्ट है। पेरेंट प्रोजेक्ट जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इसको कॉल करेगा, और इसका बीन, जो इसको बीन दिया गया, इसका बीन क्रिएट करके प्रोवाइड करेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसका कौन सा डेटाबेस चाहिए, आप सिर्फ उसका नेम पास करेंगे कि मुझे MySQL डेटाबेस चाहिए, मुझे Oracle डेटाबेस चाहिए, मुझे S2 डेटाबेस चाहिए, मुझे, आप सिर्फ ऑर्डर करोगे, ये आपको प्रोवाइड करेगा डेटाबेस। आप क्या चाहिए, हाँ, बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया जाएगा सर्वर। आपको कौन सा सर्वर चाहिए, आप बोलोगे मुझे नेटी सर्वर चाहिए, मुझे जेटी सर्वर चाहिए, जो आप बोलोगे ये आपको सर्वर देगा। आपको चाहिए जार्स, आपको जार्स चाहिए, तो आप बोलोगे कि नहीं, मुझे एक जार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वेब एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। आप बोलोगे कि वेब रिलेटेड जार चाहिए, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए ऑल जार्स प्रोवाइड करेगा ये पेरेंट प्रोजेक्ट। क्यों, क्योंकि इसको मालूम है कि आपको वेब
प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं तो आपको ऑल जार्स, क्या क्या जार्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप बोलोगे कि मुझे वेब फ्लैक्स क्रिएट करना है, रिएक्टिव वेब प्रोग्रामिंग करना है, तो उसके लिए आप बोलेंगे कि आप मुझे ये चीज, मुझे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना है, तो आप बोलोगे तो उसके लिए आपको जार्स देगा। तो जो आप यहाँ पास सिर्फ क्वेरी, एक सिंगल कमांड टाइप करेंगे, ये आपको पूरा सेटअप रेडी करके देगा। तो इस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं स्प्रिंग बूट। ये जो प्रोजेक्ट है यही है स्प्रिंग बूट। समझ में आया क्या है स्प्रिंग बूट? हेलो, ये है स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट को हम बोलते हैं ना, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी नामदेव ने बोला ना कि सर ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। यस, हेलो, अरे है कि नामदेव चला गया? क्यों नामदेव? अरे आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ आ रही रही सर, आ है। रही है। आ रही है, ठीक है। संजय, यस सर। तो स्प्रिंग बूट क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्फ़िगरेशन। बट स्प्रिंग बूट किसे प्रोवाइड कर रहा है? AIT.com को। तो AIT.com को प्रोवाइड करेगा तो AIT.com के लिए क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन होगा या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन? AIT.com के लिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है ना, क्योंकि मुझे कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ रहा। मैं कॉन्फ़िगरेशन का हेडेक नहीं ले रहा, मुझे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर सारी चीजें मिल रही बनी रेडीमेड। तो हमारे लिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना। यस, तो इसीलिए हम बोलते हैं स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉल्ट डेटाबेस, डिफॉल्ट सर्वर, सारे जार्स बाय डिफॉल्ट, काफी चीजें स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है। तो स्प्रिंग बूट इसलिए डेवलपर्स आज की डेट में सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। रीजन क्या है? ये सारी जो हेडेक थी डेवलपर की, इसने क्या किया? रिजॉल्व कर दिया है स्प्रिंग। आईएससी कंटेनर खुद हैंडल करना, बीन्स प्रोवाइड करना, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन खुद मैनेज करना, डेटाबेस खुद मैनेज करना, ठीक है। सिर्फ चाइल्ड प्रोजेक्ट को, एक ये चाइल्ड प्रोजेक्ट को क्या है, बस बोलना है अपने पेरेंट से मुझे ये चाहिए, पेरेंट ला के देगा। तो स्प्रिंग बूट एक पेरेंट प्रोजेक्ट है और आप क्या हो गए? चाइल्ड। तो सारी जिम्मेदारियां क्या हो गई? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट के ऊपर चली गई, आप हो गए फ्री। तो आप मतलब डेवलपर हो गए फ्री, सारा हेडेक पेरेंट का। तो एंजॉय करो फिर। ठीक है, समझ में आया स्प्रिंग बूट? अरे स्प्रिंग बूट क्या है, क्लियर हुआ है नहीं? बोलो, नहीं यस हुआ? सर। अचानक सडनली यस सर। सडनली स्प्रिंग बूट आ गया, इस वजह से समझ में नहीं आया कि अरे यार क्या हो गया। यार नहीं सर, आगे समझ में। सर आ गया प्रॉब्लम ना, सर, बस सर 2 मिनट और हेडफोन में। लूंगा। अब तो हेडफोन चेंज कर दिया यार, नहीं उसका सर, कुछ दिक्कत सर बीच अभी में आ भी आ रहा है जाती है क्या सर। प्रॉब्लम? सर दिक्कत बीच में आ जाती है सर। सर इसकी हाँ, सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट और देख लो, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी यहाँ पास? कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसने क्या भी बोला कि ये सब कुछ करना इतना पड़ रहा था किसमें? स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने एक एक्सटेंशन रिलीज किया जिसको बोला गया स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट ने बोला कि ठीक है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ये जो क्लास है ना, आप जो क्लास, जो प्रो जो क्लास पास कर रहे हैं, ठीक है, क्लास, अरे क्या है, क्लास मान लो प्रोडक्ट, ठीक है, क्लास प्रोडक्ट है। तो सिंपल बस आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आपको इसका बीन चाहिए, तो आप एक एनोटेशन बस बता दीजिए, @component, @component।
इतना तो कर सकते हैं। डेवलपर हैप्पी, डेवलपर काफी खुश, बोले ये तो मैं तुरंत कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी पोजो क्लास है, ये पोजो क्लास में आपको सिर्फ एक एनोटेशन बताना है कि हे स्प्रिंग बूट आप मेरे लिए इसका बीन क्रिएट करो। बस एक सिंगल एनोटेशन से ये सारा प्रोसेस क्रिएट कर देगा, मीन्स आपका स्प्रिंग बीन क्रिएट करेगा। इंटरनली इसकी डिपेंडेंसीज भी हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है, क्या सीन है, कैसे स्कैन करता है, ये कल आपको देखने को मिलेगा सारी चीजें। तो यहाँ आज का बैच होता है एंड, कल स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट फिनिश, इसकी रिक्वायरमेंट खत्म, सिंपल बचा के आपके पास कुल मिला के एक एनोटेशन में कन्वर्ट हो गया। एक इतना हेडक लेने की जरूरत नहीं। कितना लेंदी कोड रिमूव किया गया। बेनिफिट समझ में आ रहा, क्या बेनिफिट है स्प्रिंग बूट का? साक्षी बोल। जी सर आ रहा है। काफी टाइम से सोच रही थी कैसे कवर करूंगी, क्या साक्षी? अब देख तो सिंपल एनोटेशन में कन्वर्ट हो गया। चलो ठीक है, देखो 1 मिनट। तो स्प्रिंग बूट का डेमो क्लास आज से हो गया फिनिश। 2 दिन का ही डेमो मैं देता हूँ। अब जिस किसी को